हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कब इंट्रोड्यूस की गई, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उससे क्या होगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, काम की वीडियोस आपको देता रहूँगा बना के, ताकि आप लोगों को कुछ पता चले नई चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्या होती है एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर, और जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर 1986 में। उसके बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है। 1992 में देयर वाज अ स्लाइट चेंज, थोड़ा सा चेंज किया गया था पॉलिसी के अंदर, मॉडिफाई की गई थी। और 1992 के बाद आफ्टर 34 इयर्स अब सीधा नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है ऑन पेपर्स। अगर हम डिस्कस करें तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसके बेनिफिट्स मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या इसके बेनिफिट्स और क्या इसकी ज़रूरत थी हमें। आप बताइए क्या थी। मुझे तो लगता है कि थी। एजुकेशन सिस्टम में चेंज की ज़रूरत हमें बहुत साल पहले से ही थी। क्यों थी? क्योंकि देखो यार, चाइना के व्लॉग्स देखे मैंने मार्केट के, वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी आईफोन मैन्युफैक्चर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि स्किल बेस्ड है यार वहाँ पे सिस्टम, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यही है, स्किल्स पे मेजर फोकस किया गया है। तो चलिए बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो इसका पहला बेनिफिट है, पहला बेनिफिट इसका ये है, नो लैंग्वेज बैरियर। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज बैरियर अपने आप में डिफाइन करता है कि नो लैंग्वेज बैरियर। पहले स्टूडेंट के पास क्या चॉइस होती थी, इधर हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन अभी न्यू पॉलिसी के हिसाब से क्या है कि अप टू 5th क्लास स्टूडेंट के पास चॉइस है कि वो अपनी मदर टंग में भी एजुकेशन गेन कर सकता है। यहाँ इंडिया में बहुत सारे रूरल एरियाज़ है, साउथ में या फिर आप वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज नहीं आती है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन तो होगा, क्योंकि कोई इतना एफर्ट नहीं लगाया कि पहले बंदे को या स्टूडेंट को या पेरेंट्स को लैंग्वेज सिखाई जाए, हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद एजुकेशन दी जाए। तो इस पहले बेनिफिट का फ़ायदा क्या हुआ है नो लैंग्वेज बैरियर का, कि स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश सिखाने में जो हमारे एफर्ट्स और टाइम वेस्ट हो रहा था वो नहीं होगा। उसकी मदर टंग में वो बेसिक एजुकेशन सीख पाएगा, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में और आगे जाके एजुकेशन गेन कर सके। एटलीस्ट उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी मदर टंग में। तो चलिए, ये था पहला बेनिफिट। अब दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट भी अपने आप में डिफाइन करता है कि ये क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे पास पहले भी थी कि हम आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, लेकिन अब हम अपनी खुद की स्ट्रीम डिज़ाइन कर सकते हैं यार। इससे बड़ा बेनिफिट क्या ही होगा। जैसे कि मुझे फिजिक्स पसंद है साइंस में, लेकिन मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो मैं फिजिक्स के साथ, मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता हूँ यार। मैं हिस्ट्री ले सकता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अगर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, पॉल साइंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ भी यार, मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। इससे बड़ी चॉइस स्टूडेंट को मिल नहीं सकती है। इससे बड़ी चॉइस आई डोंट थिंक कोई एजुकेशन सिस्टम दे पाएगा किसी स्टूडेंट को, कि वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज कर पाए। तो चलिए, ये था सेकंड बेनिफिट। अब इसके और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पॉलिसी के तीसरे बेनिफिट के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट लगा मुझे। तो क्या है तीसरा बेनिफिट? तीसरा बेनिफिट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो गाइज, क्या है ये बेनिफिट? क्या है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट? क्या हमें दुनिया से बाहर जाना है फिर वापस दुनिया में आना है? नहीं। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम में यू कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, देख, जैसे हम कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, BBA, BA, BCom, BTech, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हुआ, उसमें क्या होता है, जितनी कोर्स की ड्यूरेशन है उतना आपको कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप आउट करते हो तो आप ड्रॉप आउट ही रहोगे हमेशा। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपका टाइम वेस्ट, आपकी फीस वेस्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस। अभी क्या सिस्टम करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, लेट्स सपोज अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, 1 साल बाद मेरा मन करता है कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता फॉर XYZ रीज़न, मेरे को जॉब करनी है, मेरे को कुछ और करना है, 1 साल बाद मेरा मन नहीं कर रहा है कंटिन्यू करने का, मैं बाद में करना चाहता हूँ, तो वी कैन डू दैट। हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने का हमारा 1 साल जो हमने किया वो वेस्ट नहीं हुआ गाइस। वो कहाँ स्टोर हो रहा है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी एक नया ऑनलाइन पोर्टल होगा जो इस एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल पे हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके स्किल्स है, क्या उसके अंदर स्किल्स है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसने एजुकेशन गेन की है,
और जो आपके कॉलेज का 1 साल है वो भी उस ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड होगा, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। 1 साल आप कॉलेज के आप सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको कि आपने 1 साल कॉलेज किया है। अगर आप 2 साल कॉलेज करते हो आपको डिप्लोमा मिलेगा कि आपने डिप्लोमा किया है। अगर आप पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करते हो तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन मिलेंगी। बट मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इज, अब भी 1 साल कर लिया, 2-3 साल मजे कर लिए या जॉब कर ली, उसके बाद मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन डू दैट एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी मुझे, जो कि मतलब क्या बताऊँ मैं, ये इस चीज़ की बहुत नीड थी यार। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाके यार। इनफैक्ट मैंने देखा है बंदे ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर कंटिन्यू करने का ऑप्शन होता ही नहीं है उनके पास, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। लेकिन अब इस सिस्टम के हिसाब से lot of flexibility guys, lot of flexibility is given to students in terms of choice, time, skill development, analytical thinking development, बहुत चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों इसके अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो बेनिफिट है वो है सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। दैट मीन्स कि पहले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को अप्रूवल चाहिए होता था, यूजीसी अप्रूव कॉलेज, यूनिवर्सिटी, AICTE, तो ये सब जो है ये सब डिज़ोल्व हो जाएंगी और एक ऐसी बॉडी होगी जो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी को अप्रूव करेगी। तो उसका भी डिसाइड नहीं हुआ है क्या नाम होगा क्या नहीं होगा, बट लेकिन एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को अप्रूव करेगी, एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस। लीगल कॉलेजेस लॉ कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस यू नो। तो उन दोनों को एक्सक्लूड करके जितने भी बाकी हमारे कोर्सेज बचते हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो भी ये सब कोर्सेज कराएंगे सारे एक ही बॉडी के थ्रू जो है अप्रूव होंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा बेनिफिट है ये भी। इसका ये हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है बट दिस इज़ ऑन ए लार्जर पिक्चर ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगला बेनिफिट क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? अगला जो बेनिफिट है वो है वोकेशनल स्टडीज़। तो वोकेशनल स्टडीज़ क्या होती है? वोकेशनल स्टडीज़ आर दोज जिसमें स्किल्स पे फोकस किया जाता है स्टूडेंट की। चलो मान के चलो मुझे पहले से नहीं पता रहता, अभी हमें पता ही नहीं रहता था डॉक्टर बनना है पायलट बनना है, बस ये बोल देते थे। लेकिन स्किल्स तो मैटर करती है ना कि क्या स्किल्स है बंदे के अंदर, कहाँ उसका दिमाग चल रहा है। ज़रूरी थोड़ी है मेरा दिमाग चलता हो कि मैं पायलट बन जाऊँ, नहीं बन सकता, नहीं है स्किल्स। क्या पता मैं प्रोग्रामर बन जाऊँ, कोडर बन जाऊँ, क्या स्किल्स है मेरे अंदर मुझे खुद नहीं पता रहता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 6th क्लास से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो स्किल्स बेस्ड स्टडी करें। जो जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है उसको कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसको पोएट बनना है उसको पोएट्री सिखाई जाएगी, जिसको राइटर बनना है उसको राइटिंग सिखाई जाएगी। और इनफैक्ट आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, कुछ भी XYZ जो स्किल आपको डेवलप करनी है, स्किल बेस्ड स्टडी होगी प्रॉपर। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब मान के चलो यार मेरे घर में एक छोटा सा चेंज करना है, मुझे एक स्विच चेंज करना है, इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। स्किल्स ही नहीं है, बेसिक स्किल्स है यार ये सब, एक बहुत बेसिक स्किल्स है। प्लम्बर की स्किल्स हल्की सी टैप लीक कर रही है, छोटा सा काम होता है 2 मिनट का, लेकिन स्किल्स नहीं है हमारे पास। तो इसका ना खाली एजुकेशन में नहीं, डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, और ओवरऑल लाइफ में यार पूरी कंट्री में एक चेंज आ जाएगा। क्योंकि स्किल्स बढ़ रही होंगी, आप सोच रहे हो एक तरीके से 6th क्लास के बच्चे को स्किल्स बढ़ रही है, जो कि हम इनफैक्ट आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, नाम के लिए एजुकेशन ले लो, डिग्री ले लो, स्कूल पार कर लो, स्किल्स उसके बाद डेवलप करो। कोर्सेज हैं बहुत सारे, ई-लर्निंग कोर्सेज आ गए हैं, अकेडमीज खुली हुई है कि स्किल्स डेवलप करो, आप कोडिंग सीखो। ये सब पहले से क्यों नहीं होता? पहले हम क्या वेस्ट चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्किल्स डेवलप करते हैं। लेकिन अब जो सिस्टम है वो एकदम अपोजिट है, आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स डेवलप कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये भी अपने आप में, जो कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट है। क्योंकि सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि स्किल्स पे फोकस होगा और बंदा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बहुत हेल्प करेगा ये। तो चलिए दोस्तों इसके अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगला बेनिफिट है मेक ओवर ऑफ योर रिपोर्ट कार्ड। अभी हमें कैसे जज किया जाता है, कितने नंबर आए? 90+। अच्छा, शर्मा जी के लड़के के 97, वाह, पड़ोस वाली नेहा के 98, 100 ना आ जाए किसी के कभी, डर लगता है मुझे तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है यार, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या है, आपको खाली मार्क्स के बेस पे जज नहीं किया जाएगा, आपकी स्किल्स पे भी जज किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे बताया आपको स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑनलाइन पोर्टल। तो क्या होगा, तो आपको आपकी स्किल्स प्लस आपके नंबर्स दोनों का इवेल्युएशन होकर आपके रिपोर्ट कार्ड का मेकओवर होगा। तो जो कि बहुत बेनिफिशियल है यार, खाली नंबर्स पे जज नहीं किया जा सकता कभी किसी को। मैं नहीं रट सकता, मेरे नंबर नहीं आए आज तक इतने अच्छे, क्यों? क्योंकि मैं रट नहीं सकता, लेकिन मेरी स्किल्स अच्छी है, मैं उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ पढ़ के, मैं लिख नहीं सकता यार। तो अब मुझे फ़ायदा हुआ ना, लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो वही बेनिफिट है इस चीज़ का, मेक ओवर ऑफ योर रिपोर्ट कार्ड एज पर योर स्किल्स एज वेल एज योर एकेडमिक्स।
तो चलिए दोस्तों इसके अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगला बेनिफिट जो है वो है चेंज इन बोर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर। तो क्या चेंज आएगा इस सिस्टम के हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से आपके बोर्ड्स एग्जाम के स्ट्रक्चर में? तो चलो डिस्कस करते हैं। जो चेंज आएगा, मेजर चेंजेस, सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, एक साल खत्म आपका। जस्ट लाइक हम कॉलेज में अभी करते हैं, एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, तो एक साल हमारा कंप्लीट हो जाता है। वही सिस्टम इंप्लीमेंट होगा आपका स्कूल लेवल पे भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जो दूसरा चेंज आने वाला है, मेजर चेंज, वो ये है गाइस कि स्किल्स पे मैंने बताया कि स्किल्स डेवलप आपकी होंगी, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा 6th क्लास से। तो अभी जो है एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम्स होता है और प्रैक्टिकल होता है, लेकिन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर चेंज आएगा। मतलब कि आपको रटने वाला एग्जाम नहीं आएगा कि रट के जाओ और लिख के आओ तभी नंबर आएंगे, नहीं गाइस। एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाएगा। MCQ टाइप पैटर्न आएगा एग्जाम्स का। तो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बट येस, अभी जैसा फॉलो होता है वैसा नहीं होगा फॉर श्योर, पक्का से चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज आएगा एग्जाम्स के पैटर्न में। मैंने जैसे बताया, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स के हिसाब से उस तरीके से एग्जाम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर होगा। और ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिजिटलाइजेशन। तो दोस्तों, डिजिटलाइजेशन से तो हम काफ़ी अवेयर हैं। ये इस वर्ड का इतना यूज़ हुआ है अभी रिसेंट पिछले 1-2 साल में कि काफ़ी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो गई है, जैसे कि बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे यूज़र्स बढ़ गए हैं, नेट बैंकिंग के यूज़र्स बढ़ गए हैं, लोगों को ट्रस्ट आने लगा है इन चीज़ों में। तो वही है, अब एजुकेशन में भी ऐसा ही होगा। जैसा कि मैंने बताया था, नो लैंग्वेज बैरियर, रूरल एजुकेशन, रूरल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो उसका कंटेंट जो है आपको डिजिटल फॉर्म में रूरल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिजिटल हो जाएगा और डिजिटल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये था डिजिटल बेनिफिट, डिजिटल भारत, डिजिटल बेनिफिट। तो चलिए दोस्तों, अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो कि है लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट। अगला बेनिफिट है लोक विद्या। तो क्या समझ आता है यार हमें लोक विद्या से? लोक विद्या क्या होती है? स्टडी अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारा कल्चर क्या है, क्या हमें एथिक्स है हमारे, क्या हमारी मॉरल वैल्यूज़ है। अगर वो सब हम सोच के देख रहे हो, आप एजुकेशन में ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो स्टूडेंट क्या निखर के आएगा। आप समझ रहे हो कि पहला फोकस है जो पढ़ाई हो रही है, जिस तरीके से 6th क्लास से आपको स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जब आपको समझ आ जाता है कि आप में क्या स्किल्स है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो आप क्या बनना चाहते हो, उसके बाद आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दी जा रही है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपको मॉरल एजुकेशन, एथिक्स की एजुकेशन, इंडियन कल्चर की एजुकेशन, इंडियन हिस्ट्री की एजुकेशन, सब मिक्स करके एक लोक विद्या आपको दी जा रही है। तो यार खुद बदल जाएगा यार इंसान, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी इंसान के अंदर। ये सब देखने सुनने के बाद मुझे लग रहा है मुझे फिर से स्कूल जाना चाहिए, फिर से कॉलेज जाना चाहिए, बट लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं यही होप करता हूँ, जितनी खूबसूरत ये पॉलिसी सुनने में लग रही है, देखने में लग रही है, उतनी ही खूबसूरत इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को मिल सके और हमारे देश का भविष्य काफ़ी बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू।